हेलो, नमस्कार। आज हम इस क्लास में बात करेंगे जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो क्लासें चल रही थी उनमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान यात्रा हो चुकी है विद क्वेश्चन के साथ में। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 1 है और उसके आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 उसको हम लोग समझेंगे डिटेल से। लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं एकेडमी के बारे में बात करना चाहूँगा। इंट्रा IAS एकेडमी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और इसमें ऑल एग्ज़ाम जो मैक्सिमम एग्ज़ाम है इसमें इंक्लूड है। इनके टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और किफ़ायती दरों में है। इसमें आप 1 मंथ का ले सकते हैं, यदि एग्ज़ाम पास में हो आप 3 मंथ का ले सकते हैं या फिर आप 6 मंथ का ले सकते हैं या फिर 1 ईयर का ले सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें आगे बात करेंगे, ये सारी जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल करवाती है। देख सकते हैं आप लोग, इसमें जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाते हैं, इसमें पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा इकोनॉमी है, करंट अफेयर है, ये सारे इसमें हैं। और इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो डेली के करंट अफेयर आपको मिलेंगे डिटेल से। हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। ये मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप चाहो तो इस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। नेसेसरी हो तो ये आप कॉल मैसेज करें, अन्यथा अननेसेसरी आप कॉल या मैसेज नहीं करें। मेरी पर्सनल डिटेल के बारे में आप कोई कॉल मैसेज ना करें। आप एकेडमी से रिलेटेड आपको कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। हम बात करेंगे भाग 1 और इसमें आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 इसके बारे में बात करेंगे। भाग 1, संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र, तो संघ बनता किन चीजों से है? संघ बनता है छोटी छोटी इकाइयों से एक बड़ा संगठन बनता है। इसमें एक रूपता होती है, समरूपता होती है। इसके अलावा आप देखोगे तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा भारत के संदर्भ में। तो भारत एक संघ है जो किन से मिलकर बना हुआ है? राज्यों से, जिसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि इसको संघ कहा गया है। भारत एक संघ है और उसके जो क्षेत्र हैं जैसे स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये इसमें शामिल है। इसमें जो राज्य हैं, एक राज्य जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, एक्सेट्रा इत्यादि जो राज्य हैं वो। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो राज्य है एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो उसका जो मीनिंग है, उसका अर्थ क्या है, उसको अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में भारत को एक राज्य कहा जाता है। तो उस राज्य की परिभाषा में क्या चीजें शामिल हैं? तो राज्य में हम लोग शामिल करेंगे जिसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र शामिल होता है। राज्य में क्या शामिल करेंगे? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या एक निश्चित भूभाग बोल सकते हैं। जैसे भारत के जो राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है, इन सभी को मिला के एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरा, एक संगठित सरकार। अब सरकार अलग अलग प्रकार की हो सकती है। सरकार, हम लोग लोकतांत्रिक सरकार पढ़ते हैं, हम जो गैर लोकतांत्रिक सरकार पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग संसदीय सरकार पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग अध्यक्षात्मक सरकार पढ़ते हैं, हम तानाशाही सरकार पढ़ते हैं या निरंकुश सरकार पढ़ते हैं। तो सरकार के अलग अलग संदर्भों में के मामलों में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब सरकार का जो टॉपिक पढ़ेंगे, शासन गवर्नेंस पढ़ेंगे, तो उसमें डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो संसदीय लोकतांत्रिक सरकार है, इसका संदर्भ देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें हमने पहले जो राज्य में शामिल किया, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा एक संगठित सरकार। अब सरकार चलती किस चीज से है? सरकार चलती है टैक्स से, कर से। और टैक्स देती कौन है?
जनता या नागरिक। तो अब तीसरा जो पॉइंट है वो है नागरिक या जनसंख्या। तो 3 संदर्भ हो गए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा संगठित सरकार, तीसरा नागरिक, और चौथे की बात करेंगे हम लोग, चौथे की बात करेंगे तो वो होगा संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य जो निर्णय हैं या मामले हैं उनमें जो अंतिम सत्ता या जो निर्णय है वो भारत का खुद का होगा, भारत सरकार का होगा। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, जिससे आपको ये कनेक्टिविटी अच्छे से समझ में आ जाए एग्जांपल से। यदि भारत का कोई मित्र राष्ट्र है और वो घनिष्ठता की वजह से यदि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के पक्ष को जाने बिना या उनसे बातचीत किए बिना वो अपने पक्ष के साथ में भारत का पक्ष क्या कर देता है, शामिल कर देता है, तो भारत का निर्णय जो था या जो पक्ष था वो भारत से बिना पूछे लिया गया, तो वहां पर क्या होगा, जो संप्रभुता है उसको क्या होगा, दुर्मिलता दिखाई देगी या उसको चोट पहुंचेगी, फिर वो संप्रभुता नहीं रहेगी यदि भारत उसको किसी दूसरे राष्ट्र के कहने से वो स्वीकार कर ले। यह एक दूसरा पक्ष हो सकता है, लेकिन यदि भारत सरकार उस पक्ष को अपना पक्ष न मानते हुए अगर वो ये कहें कि वो उनका पक्ष हो सकता है या उनका मत हो सकता है, वो उनका अंतिम निर्णय हो सकता है, लेकिन ये भारत सरकार का अंतिम निर्णय नहीं है, भले ही वो हमारे घनिष्ठता मित्र हो, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो हम लोग भारत सरकार स्वयं लेगी। जब वो अपना पक्ष रखेगी तब वो अपनी जो संप्रभुता का जो संदर्भ है वो उसमें शामिल होगा। तो ये 4 जो आयाम है इसमें शामिल हो गए। अब राज्य की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ ली। इसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा इसमें जो संगठित सरकार है, तीसरा जनसंख्या या नागरिक, और चौथा संप्रभुता। जब हम राष्ट्र की बात करेंगे और क्वेश्चन में जब कभी दिया होगा तो उसमें यदि संस्कृति नहीं है तो वो राज्य में माना जाएगा, और इसमें 5वां आयाम यदि हम संस्कृति ऐड कर देते हैं तो संस्कृति को जब ऐड कर देते हैं तो ये राष्ट्र की परिभाषा में शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से राज्य और राष्ट्र की परिभाषा को आप भली भांति समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं इसमें आगे संघ और उसका क्षेत्र। हम लोग पहले इनके 4 जो अनुच्छेद है उनको पढ़ेंगे, फिर एक एक हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनके 1948 का प्रोविजन पढ़ेंगे, 1950 का प्रोविजन पढ़ेंगे जो दिया हुआ है, और फिर उसका जो कंक्लूजन है, जो सारांश है, वो कब ऐड किया गया, क्या तर्क वितर्क हुआ, कोई परेशानी हुई कि नहीं, उसमें कोई संवाद हुआ, वाद विवाद हुआ, विचार विमर्श हुए, तो उन सभी के हम लोग क्या करेंगे इसमें चर्चा करेंगे, देखने को मिलेगा आपको। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो मैंने जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है वो भी दिए हुए हैं, और इसके साथ में थोड़े फिर लेवल में फिर 1-2 क्वेश्चन बड़े दिए हुए हैं। तो आप देखोगे लास्ट तक, आप बने रहिए, तो आप इसको लास्ट तक देखोगे तो आपको कुछ जानने को मिलेगा। पहला लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में, जो भारतीय संविधान में जो ये आर्टिकल 1 है, इसमें संघ का नाम और उसका क्षेत्र दिया हुआ है। तो संघ का नाम क्या है, भारत, और उसका क्षेत्र जो उसमें शामिल एरिया है, जैसे जो राज्यों के नाम है या केंद्र शासित प्रदेश है, ये इसमें शामिल है। दूसरा दिया हुआ है अनुच्छेद 2 या आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब क्या है, या इससे तात्पर्य क्या है, नए राज्यों का तात्पर्य है जैसे सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में जब सिक्किम ने कहा भारत सरकार से कि मैं इसमें शामिल होना चाह रहा हूं, तो उनके कहने पर क्या हुआ, भारत सरकार ने क्या किया, जो भारत का जो क्षेत्र था उसके अंदर सिक्किम को क्या किया, अपना अभिन्न हिस्सा स्वीकार कर लिया, मान लिया। और यह काम कौन कर सकती है, यह काम कर सकती है संसद, पार्लियामेंट। उसके लिए उसको कोई विशेष संशोधनों की आवश्यकता नहीं है, कोई विधेयक पारित करने की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आर्टिकल 368 का जो है संविधान संशोधन करने की जरूरत है, वो ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे इसमें, तो जैसे नए जो क्षेत्र हैं उनको शामिल कर सकते हैं। अगर भविष्य में अगर कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाह रहा है
तो आर्टिकल 2 के तहत हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे और भारत उसकी क्या करेगी, उसका नाम जो है नॉमिनेट करेगा, या उसका क्षेत्र जो है उसको भारत सरकार में क्या कर लेगा, शामिल कर लेगा। जो भारत का जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, इसमें इंक्लूड कर लेगा। फिर जो उसका हित होगा वो भारत के जो हित हैं उनसे कनेक्ट हो जाएगा वो। हम लोग आगे बात करते हैं नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, उनकी सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन। मैं इसमें एग्जांपल दूंगा। नए राज्यों का गठन, जैसे पहले मध्य प्रदेश एक बड़ा स्टेट था, तो उसमें क्या हुआ, फिर छत्तीसगढ़ को क्या किया गया, एक अलग स्टेट बनाया गया। तो एक क्षेत्र के दो भाग किए गए, उनकी सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऐसा किया जा सकता है, तो वो काम कौन करती है, वो पार्लियामेंट करती है, जिसमें जो राज्य है उनकी अनिवार्यता जो है वो जरूरी नहीं है। दूसरा, इसमें अलग अलग पक्ष हो सकते हैं कि वहां की जो वहां का विधानमंडल है उसका कोई पक्ष, यदि राष्ट्रपति के लिए अगर कोई ऐसा बोलने को, या फिर मान लेते हैं कि कोई आवेदन करें, तो ये सारे आयाम हो सकते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है, इनकी सीमाओं में, इनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, और उसको उसमें कोई चैलेंज नहीं है, और उसके लिए कोई संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल साधारण तरीके से हो सकता है, विशेष बहुमत की इसमें आवश्यकता नहीं है। इनकी सीमाओं में और उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 4 प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून इसमें शामिल होंगे। तो इनमें अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा कोई व्यवस्था है जिसके अंदर कोई चैलेंज किया जा सकता है या संविधान संशोधन की आवश्यकता है, तो उसमें इसकी जरूरत नहीं है। तो जो आर्टिकल 368 है उसमें क्या होता है कि अगर वो संविधान में कुछ चेंज करना हो, संविधान के अंदर भी, तो वो क्या कर सकती है, उसमें चेंज कर सकती है। लेकिन हम लोग जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे और इनकी जो प्रक्रिया पढ़ेंगे 368 की, तो फिर हम लोग उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग भाग 1। भाग 1 की बात करते हैं हम लोग, डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। इस एक एक जो अनुच्छेद है, हर एक आर्टिकल का क्या है, इसमें डिटेल से एनालिसिस किया हुआ है। देखिए, संघ का नाम और उसका क्षेत्र। अब देखते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। फिर है राज्य और उनके क्षेत्र प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट जो दिए हुए हैं उनके अनुसार होंगे। तीसरा, भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। किन किन से मिलकर बनेगा? राज्यों के क्षेत्र से। प्रथम अनुसूची में दिए हुए संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सके। अब इसमें जो भारत का संविधान प्रारूप 1948, इसमें कुछ इनके बारे में कहा गया है, तो उसको पढ़ते हैं एक बार कि देखो इनमें क्या कहा गया है। फिर हम 1950 का पढ़ेंगे, 1950 का। आर्टिकल 1 में इनके संदर्भ में क्या बात कही गई है वो देखते हैं। भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों से तात्पर्य प्रथम अनुसूची के भाग 1, 2, 3 और इसमें जो तत्समय विनिर्दिष्ट, उस समय में जो दिए हुए जो क्षेत्र हैं वो राज्य से होगा। भारत का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। तो हमने इसके बारे में जो ऊपर बात की थी वो इसमें शामिल है। आगे बात करते हैं हम लोग। अब भारत का संविधान 1950 ये क्या कहता है इसके बारे में। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, वे राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे जो प्रथम अनुसूची के भाग क, ख और ग में क्या है, दिए हुए हैं या जोड़े हुए हैं। भारत का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित से मिलकर बनेगा।
तो जैसे कि मैंने इसमें पहले बताया, अब इसमें पढ़ते हैं। राज्यों का क्षेत्र तो है ही है, अब इसमें है कि प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट या दिए हुए राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सके ये इसमें शामिल होंगे। अब हम इसका जो कंक्लूजन है वो पढ़ लेते हैं एक बार दोनों के संदर्भ को। मसौदा अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान 1950 का अनुच्छेद 1 देखो क्या कहता है, पर 15 और 17 नवंबर 15 एंड 17 नवंबर 1948 तथा 17 एंड 18 सितंबर 1949 को बहस हुई, डिस्कस हुआ इसके ऊपर। इस मसौदा अनुच्छेद ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया और भारत के क्षेत्र को क्या किया गया, परिभाषित किया गया। अधिकांश सदस्य इस बात को लेकर असमंजस में थे कि भारत को संघ के बजाय राज्यों का संघ क्यों कहा गया, जो कि अधिक उपयुक्त था। इससे पहले संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया था कि राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग यह सुनिश्चित और स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। यदि भारत का कोई भी स्टेट ये चाहे कि मैं अपनी पूरी व्यवस्था अलग तरीके से करना चाह रहा हूं और मैं भारत में शामिल नहीं रह सकता या नहीं होना चाहता या मैं यहां नहीं जुड़ सकता, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। वो एक ही कार्य कर सकता है कि वो पर्टिकुलर जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो अपनी नागरिकता यहां से छोड़ के किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास में। तो भारत का जो क्षेत्र है उसमें ऐसा नहीं किया जा सकता, नहीं तो भारत के अलग अलग हिस्से पहले हो गए होते, क्योंकि JNK का हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अलग अलग जो स्टेट हैं उनकी कई सारों की डिमांड, आप जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है आप उनको देखोगे तो कई सारों की डिमांड पहले से चली आ रही है। साउथ के स्टेट है वो भी हो सकते हैं, और कई सारे जो स्टेट हैं वो भी ऐसा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। एक सदस्य इंडिया का नाम बदलकर भारत करना चाहते थे क्योंकि बाद वाले का ऐतिहासिक इतिहास ज्यादा पुराना है। एक अन्य सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद में इंडिया और भारत दोनों का इस्तेमाल करने के लिए एक संशोधन पेश किया और मसौदा समिति के अध्यक्ष ने एक संशोधन के जरिए सुझाव दिया था कि मसौदा अनुच्छेद में इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। लिखा जाए, एक सदस्य को छोड़कर जिन्हें यह वाक्यांश उपयुक्त नहीं लगा, इस संशोधन को सदन का समर्थन प्राप्त हो गया। आगे पढ़ते हैं। सभा ने मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को छोड़कर मसौदा अनुच्छेद में सभी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया और 18 सितंबर 1949 को मसौदा अनुच्छेद को अपनाया गया। अब क्वेश्चन यहां हो सकता है कि आर्टिकल जो 1 है वो कब अपनाया गया, ये डेट ध्यान रखिए, 18 सितंबर 1949, ये इसमें है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, पार्ट 1 भाग 1 और आर्टिकल 2। इसमें क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना। फिर इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि संसद क्या कर सकती है, कोई विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें कोई बांध ना सके, ऐसी कोई शर्तें, मतलब संसद को पाबंद नहीं किया जाए, बाध्यता नहीं की जाए उसमें, ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी। आर्टिकल 2, भारत का संविधान प्रारूप 1948 संसद समय समय पर विधि द्वारा
ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकेगी और उनकी स्थापना कर सकेगी। जो ऊपर दिया हुआ था वो सेम यही है। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे कि 1950 में क्या कहा गया है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी, सेम लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं एक बार। 5 और 17 नवंबर 1948, 5 और 17 नवंबर 1948 को अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 के प्रारूप पर बहस हुई, डिस्कस हुआ। इसने संसद को राज्यों को संघ में शामिल करने या उनकी स्थापना के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया। किसको यह अधिकार दिया? पार्लियामेंट को। किस लिए? कि राज्यों को संघ में शामिल करने के लिए। एक सदस्य का मानना था कि संविधान में एक रूप व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए राज्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अपने वर्तमान स्वरूप में संविधान के प्रारूप में राज्य शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में अंधाधुंध तरीके से किया गया है। हालांकि राज्य एक शब्द की परिभाषा हमेशा एक प्रकार की संप्रभुता के अर्थ में होनी चाहिए। उन्होंने प्रांत, देशी रियासतों, मुख्य आयुक्तों के प्रांत जैसे पुराने शब्दों को बरकरार रखने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तर्क दिया, क्या तर्क दिया? कि मसौदा अनुच्छेद 2 और 3 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उनके स्थान पर एक ही अनुच्छेद रखने का प्रस्ताव रखा। एक अनुच्छेद कैसे रखा जा सकता? तर्क इन्होंने दिया, देखिए कि आर्टिकल जो पहले वाला है या फिर 2 है और 3 है, जब हम लोग इसमें 3 में पढ़ेंगे आगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे एक बार इसको, पहले इसको देख लेते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या गया। इन्होंने कहा कि मसौदा अनुच्छेद 2 और उद्देश्य मसौदा अनुच्छेद 3 द्वारा पूरा किया गया है। 3 पढ़ेंगे तो इसको उधर कनेक्ट कर देंगे था, और 2 अलग अलग अनुच्छेदों का होना अनावश्यक था। ये कह रहे हैं कि 2 अनुच्छेद रखने की जरूरत नहीं है, एक अनुच्छेद में दोनों व्यवस्थाएं शामिल हो सकती थी। हालांकि उनका संशोधन स्वीकार नहीं किया गया। 17 नवंबर 1948 डेट याद रखिए को सभा ने बिना किसी संशोधन के मसौदा अनुच्छेद 2 को अपना लिया। तो आर्टिकल 2 को कब अपनाया गया? इस समय अपनाया गया। आर्टिकल 1 को कब अपनाया गया था? तो ऊपर डेट दी हुई है। आर्टिकल 3 पढ़ते हैं। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दिया, और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र मतलब कोई एक राज्य है और उसके क्षेत्रों को क्या कर सकते हैं? विभाजित करके एक नया क्षेत्र बना सकते हैं, या उनकी सीमाओं में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। एक से तोड़कर दूसरे में जोड़ सकते हैं, या 2 को तोड़ के एक नया क्षेत्र बना सकते हैं। ऐसा कौन कर सकती है? पार्लियामेंट या संसद कर सकती है, साधारण तरीके से सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है साधारण विधेयक द्वारा। विशेष या बहुमत की जरूरत नहीं है। फिर है संसद कानून द्वारा क्या कर सकती है? देखिए, किसी राज्य के क्षेत्र से अलग करके, या 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर, या किसी राज्य के किसी भाग में किसी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। जैसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात जो थे वो कनेक्ट थे, फिर दोनों अलग हुए, दोनों की भाषाओं में भिन्नता थी, तो अलग अलग तरीके से जो अपनी अपनी पहचान जो है उसके आधार पर भी जो हम लोग पढ़ेंगे, जो 1956 या फिर जो नए राज्यों का जो गठन हुआ था वहां से। लेकिन हम लोग पहले एक बार इसको देख लेते हैं, नहीं तो फिर समय का जो है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, किसी राज्य के क्षेत्र को कम करना, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, और किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया और समझा दिया। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा।
जब तक किसी विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों को प्रभावित नहीं करता है, तब तक राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल को उस अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति अनुज्ञात करे अपने विचार व्यक्त करने के लिए निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है, और इस प्रकार की विनिर्दिष्ट या दिया हुआ या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं होगी या हो गई है। अब स्पष्टीकरण में देखो क्या बात कही गई है। इस अनुच्छेद के खंड क से खंड ड में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। जो संघ है इसमें राज्य है, राज्य में संघ नहीं है। स्पष्टीकरण 2 खंड क द्वारा संसद को प्रदत्त जो दी हुई शक्ति है या प्रदान की हुई शक्ति है के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य के साथ मिलाकर एक नया राज्य या संघ राज्य क्षेत्र बनाने की शक्ति भी है। आर्टिकल 3 भारत का संविधान प्रारूप 1948 संसद कानून द्वारा क्या कर सकती है, हमने पहले पढ़ रखा है लेकिन एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। किसी राज्य से भूभाग अलग करके या दो अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, वो क्षेत्रफल को कम कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और उसके नाम में भी क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। बस शर्तें क्या है कि इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा, जो संसद के 2 सदन हैं उनकी बात की गई, सरकार के अलावा, भारत सरकार के अलावा किसी अन्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि में क्या है, अब देखो पढ़ते हैं, या तो उस राज्य के विधानमंडल में उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा राष्ट्रपति को इस निर्मित अभ्यावेदन या जो आवेदन है दिया गया है जिससे उस क्षेत्र को अलग किया जाना है या बाहर रखा जाना है। मैं एग्जांपल देता हूं कि एक स्टेट है, उसका जो विधानमंडल है, तो वहां से जो बहुमत है वो ये कहेगी कि भाई हम इस क्षेत्र को, इस पर्टिकुलर जो राज्य है इसे अलग करना चाह रहे हैं या इसको अलग राज्य घोषित किया जाए, तब एक अलग बात होती है, लेकिन हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ये शर्तें हैं उस निर्मित, सेकंड शर्त क्या है, उस निर्मित किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा एक संकल्प पारित किया गया है जिसकी सीमाएं या नाम विधेयक में दिए गए हैं, दिए जाने वाले या अंतर्विष्ट वाले प्रस्ताव से प्रभावित होंगे, और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्ताव प्रथम अनुसूची के भाग 3, प्रथम अनुसूची जो शेड्यूल फर्स्ट है उसके भाग 3 में ये तो भाग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जो शेड्यूल है उसका पार्ट 1, 2, 3 ऐसे 3 में तत्समय उस समय में विनिर्दिष्ट दिए हुए किसी राज्य के भिन्न किसी राज्य की सीमाओं या उनके नाम पर प्रभाव डालता है, वहां विधेयक को पुनः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव के संबंध में और उसके उपबंधों के संबंध में राज्य के विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति द्वारा अभिनिश्चित कर लिए गए हैं, और जहां ऐसा प्रस्ताव प्रथम अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सीमाओं या नाम पर प्रभाव डालता है, वहां प्रस्ताव पर राज्य की पूर्व सहमति प्राप्त कर ली गई है, तब राज्य की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी, और तब क्या होगा, उसके नाम में परिवर्तन या राज्य का जो नया राज्य है वो गठित होगा। आर्टिकल 3 अब इसमें पढ़ते हैं, हमने 48 का पढ़ा, अब 1950 का पढ़ते हैं। भारत का संविधान 1950 संसद कानून द्वारा क्या कर सकती है, देखिए इसमें फिर किसी राज्य के क्षेत्र से अलग या उसके 2 या 2 से अधिक राज्यों और भागों को मिलाकर किसी राज्य के किसी भाग में क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। तो जो क्षेत्र जो पहले पॉइंट थे ये सेम पॉइंट वैसे ही है, जो पहले थे वैसे सेम डिटो वैसा ही है। इसमें कुछ चेंज है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
इसमें यह है कि जो राष्ट्रपति अनुज्ञात करे उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो दिए निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार की विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं की गई हो, तब ऐसा हो सकता है। आर्टिकल 3, अब इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। मसौदा अनुच्छेद 3 ये कंक्लूजन है एक तरीके से, पर 17 और 18 नवंबर 1948 डेट याद रखिए तथा 13 अक्टूबर 1949 को बहस हुई। इसने संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों में परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया। एक सदस्य का दृढ़ मत था किसी मौजूदा जो राज्य है में बदलाव का प्रस्ताव संबंधित राज्य विधानमंडल से आना चाहिए, संसद में नहीं। मतलब यह है कि यदि किसी क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो उस विधानमंडल जो उस राज्य से संबंधित है वहां से ये प्रस्ताव आना चाहिए, न कि जो संसद है वो ऐसा करें। संसद से नहीं आना चाहिए कि हम स्वयं उसको जो नाम परिवर्तन या उसकी सीमाओं में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। संसद ऐसा न कहे, जो राज्य विधानमंडल है वो ऐसा कहे। इनका कहना ऐसा है। इस निर्णय में राज्य विधानमंडल और राज्य में रहने वाले लोगों से परामर्श और उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जो वहां के जो लोग हैं, जो बहुमत है, उनके आधार पर ऐसा होना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक लोकतांत्रिक शासन को किसी निर्णय के हितधारकों से परामर्श करना चाहिए। हितधारक कौन है? जनता है, वहां के प्रतिनिधि है, इन सब की बात है, न कि केवल ऊपर से आदेश थोपना चाहिए। मतलब संसद ऐसा जो आदेश है वो पारित करके ऐसा करे। अपने वर्तमान स्वरूप में मसौदा अनुच्छेद संघवाद से समझौता करता है और केंद्र को अनावश्यक और अत्यधिक शक्तियां क्या करता है? प्रदान करता है। अगर सब पार्लियामेंट को अतिरिक्त शक्ति दी गई है तभी तो वैसा कर पा रही है। सभी लोग इन तर्कों से सहमत नहीं थे। एक अन्य सदस्य ने बताया कि यह प्रस्ताव अल्पसंख्यकों की अलग राज्यों की मांग को दबा देगा, क्योंकि किसी राज्य को अपने अलग होने का समर्थन दिलाना असंभव होगा। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने अपने द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन के आलोक में इस प्रस्ताव को अनावश्यक पाया। संशोधन के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा खंड जोड़ने का प्रयास किया जिसके तहत राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के तहत कोई भी कानून पारित करने से पहले संबंधित राज्यों से परामर्श करना आवश्यक हो। आगे देखो क्या लिखा है। सभा ने इस प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन थे के साथ अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 को क्या किया गया? प्रारूप को अपना लिया गया। इस हिसाब से आर्टिकल 1, 2 और 3 को अडॉप्ट किया गया, इसमें स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया इसको। आर्टिकल 4 ये लास्ट है। प्रथम और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानून। ये क्या कहते हैं? इसको पढ़ते हैं। ये इसका पहला पॉइंट है। इसमें क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 2 और 3 में दिए हुए किसी विधि में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची के संशोधनों के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो, और उसमें ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिनके अंतर्गत संसद में और ऐसी विधि में प्रभावित राज्य या राज्यों के विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध भी हैं जिन्हें संसद आवश्यक समझे। ये जो शेड्यूल है, जो पहली अनुसूची है और फोर्थ अनुसूची है, चौथी अनुसूची है, हम जो नेक्स्ट टॉपिक है कोशिश करेंगे कि जो शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स, मूल संविधान में 8 थी, उसके बाद में 4 जोड़ी गई, तो टोटल अभी 12 जो अनुसूची हैं उनको हम लोग हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में ले लें या फिर जो नेक्स्ट भाग है वो करें। तो अनुसूचियां कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएगी कि पहली अनुसूची में क्या था और फोर्थ में क्या था। कुछ में ऐसे कौन से प्रावधान थे जो इसको टच कर रहे हैं? वो पूर्वोक्त कोई भी विधि अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।
आर्टिकल 368 में क्या लिखा हुआ है कि यदि मान लो संविधान के अंदर कुछ चेंज करना हो, संविधान के अंदर संविधान में कुछ चेंज करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे संविधान को चेंज कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। जब इसके वाद विवाद हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें किसने, इसके न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, और जो आपस में जो मतभेद होते हैं या जो विचार विमर्श होते हैं दोनों के बीच में, जो प्रक्रिया चलती है, जो एक लंबी प्रक्रिया है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें जो आर्टिकल 12 है, इसके अलावा 13 है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा जो और भी आर्टिकल्स हैं उनमें जो डिस्कशन हुआ है, संशोधन हुए, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इस पे बात करते हैं कि आर्टिकल 4 पे ये भारत का संविधान प्रारूप 1948 क्या कहता है। इस संविधान के अनुच्छेद 2 या 3 में जो दिए हुए किसी विधि में प्रथम अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हो, उसमें ऐसे अनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। जो दिया हुआ है सेम डिटो वैसा ही, जो पहले ये इसमें देखो अलग है। पूर्वोक्त कोई भी विधि अनुच्छेद आर्टिकल 304 के प्रयोजनों के लिए इस संशोधनों का संशोधन नहीं समझी जाएगी। मैं एक बार इसको देखता हूं। यहां शायद प्रिंटिंग में या एडिट में दिक्कत हुई है, देखता हूं इसमें। आर्टिकल 4 का संविधान 1950 आर्टिकल 2 या 3 में दिए हुए किसी विधि में प्रथम अनुसूची फिर दिया हुआ है और चतुर्थ अनुसूची के संशोधनों के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो, और उसमें ऐसे अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिनके अंतर्गत संसद में और ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध भी हैं जिन्हें संसद आवश्यक समझे। पूर्वोक्त कोई विधि आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। वो वहां प्रिंट, वो जो टाइपिंग करने में वो इशू हो गया। आर्टिकल 4, अब इसमें फिर थोड़ा और डिटेल पढ़ते हैं। ये कंक्लूजन एक तरीके से समरी। अब इसमें जो डेट है इसका ध्यान रखना। आर्टिकल 4 ड्राफ्ट आर्टिकल 4 पर 18 नवंबर 1948 18 नवंबर 1948 को चर्चा हुई, डिस्कस हुआ इसके ऊपर। यह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को क्या करता है, रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। इस मसौदा अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। एक सदस्य ने संदिग्धता के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के स्थान पर आर्टिकल 2 और 3 रखने का जो प्रयास किया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इसका क्या किया, विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रारूप समिति ने एक सामान्य विदेशी मिसाल का पालन किया है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी इस प्रारूप का प्रयोग किया गया था। इस संशोधन को बाद में संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया था और 18 नवंबर 1948 को इस अनुच्छेद को अपना लिया गया। तो आर्टिकल 4 को कब अपनाया गया, 18 नवंबर 1948 को अपनाया गया। तो 4 डेट उसमें आ गई। अब हम लोग करते हैं इसमें जो बहुविकल्पिक, जो मल्टीपल जो क्वेश्चन है उसको। इसमें आप एक बार देख लोगे तो जो पढ़ा हुआ है और इसके अलावा जो इसमें है, तो आप क्या करोगे, फास्टली इसको देखोगे या फिर इसको देखोगे तो इससे आपकी समझ थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे तो अच्छा सा और समझ में आ जाएगा। देखो पढ़ते हैं। भारत का संविधान का भाग 1 किसी से संबंधित है, तो दिया हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग या अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत का क्षेत्र किनसे मिलकर बनता है, तो राज्यों से, संघ राज्य क्षेत्रों से और अर्जित जो क्षेत्र हैं जिनको अर्जित किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 किससे संबंधित है, तो यह नए राज्यों का प्रवेश या उनका स्थापना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किसी से संबंधित है,
तो यह है राज्यों के नाम, क्षेत्र और उसकी सीमाओं में परिवर्तन को लेकर। आर्टिकल 3 के तहत संसद को क्या शक्ति प्राप्त है, वो इसमें दिया हुआ है कि उपरोक्त शक्ति कौन कौन सी है, नए राज्यों का गठन करना, क्षेत्रों को बढ़ाना, कम करना, उसके नाम में परिवर्तन करना, ये सारी चीजें इसमें है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है, तो ये है आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून और अनुसूचियों में संशोधन। आर्टिकल 4 के अनुसार आर्टिकल 2 और 3 के तहत पारित कानून किस अनुच्छेद के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे, तो आर्टिकल 368 के तहत। इंडिया अर्थात भारत नाम से देश की कौन सी व्यवस्था परिभाषित होती है, राज्यों का संघ। संविधान का कौन सा भाग भारत को एक राज्य के रूप में परिभाषित करता है, तो आर्टिकल 1। इंडिया अर्थात भारत। क्या भारतीय संघ अविनाशी राज्यों का संघ है या विनाशी, तो इसमें दिया हुआ है अविनाशी, क्योंकि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया जो कि भारत है वह क्या है, तो वह क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 के तहत भारत का जो क्षेत्र है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या चीज शामिल है, तो इसमें है राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। राज्यों का संघ शब्दावली का निहितार्थ क्या है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 2 भारत की संसद को क्या शक्ति देता है, भारत की संसद को क्या शक्ति देता है आर्टिकल 2, वो क्या कहता है कि भारत संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना करना। आर्टिकल 3 भारतीय संसद को क्या अधिकार देता है, क्या अधिकार देता है वो कि नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों की सीमा या नाम बदलने का अधिकार। क्वेश्चन 17, आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून में माने जाएंगे, इनमें से क्या है, साधारण विधायी प्रक्रिया, मतलब साधारण प्रक्रिया से है, इसमें विशेष जो बहुमत है उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को घटाती है या कम करती है, तो क्या यह संविधान संशोधन कहलाएगा, नहीं, यह संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। एक नया राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून, जैसे तेलंगाना का निर्माण करना किससे, आंध्र प्रदेश से, के लिए आवश्यक है, तो इसमें क्या है, संसद में साधारण बहुमत, हालांकि राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है, तो साधारण बहुमत अधिनियम के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी अवधारणा यह बताती है कि भारत के क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी और संप्रभु राज्य को क्यों नहीं हो सकते, तो राज्यों का संघ है अविनाशी संघ, इस बात पर जोर देता है कि राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। ये क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है ए और बी दोनों से, ये क्या है कि संघ की संरचना में लचीलापन दिखाता है, राज्य निर्माण पर संसद की सर्वोच्च शक्ति है और राज्य की सीमाओं को बदलने में आसानी, ये दोनों चीजें इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन बोलते हैं, अनुच्छेद 1 के 3 में जो आर्टिकल 1 है इसके पार्ट 3 में अनुसार भाग का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र में पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और वे क्षेत्र शामिल है जो भविष्य में अर्जित किए जा सकते हैं, देख लीजिए। फिर बाद में आर्टिकल 3 के तहत संसद पारित कानून जो नए राज्य का निर्माण करता है,
संविधान संशोधन अनुच्छेद 3 के तहत माना जाता है कि ऐसा है, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है, या क्या बोल रहे हैं कि लिखा हुआ है कि माना जाता है। फिर है तीसरा पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों के संघ में शामिल करने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 3 और मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। चौथा पॉइंट क्या है, संविधान का भाग 1 भारत की अविनाशी प्रकृति के बावजूद राज्यों के विघटन की संभावना को अनुमति देता है। अब देखो इसमें क्या आंसर सही है केवल 3, 1, 3 और 4। चौथा 3 और 1। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। जो पहली व्याख्या है उसमें क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 1 का 3 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भारत का क्षेत्र है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में प्रथम अनुसूचित के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र शामिल है। इसका मतलब वो सही था। दूसरा ऑप्शन गलत है। क्यों? अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून को संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। देखो क्या कह रहा है, आर्टिकल 338 के तहत, और इसे साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। यह टेक्स्ट बुक के अनुसार एक सामान्य विधायी प्रक्रिया है। आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना जैसे विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 3 मौजूदा राज्यों भारत के भीतर के पुनर्गठन और नाम बदलने या सीमा बदलने से संबंधित है। फोर्थ क्या कह रहा है, यदि भी भारत का एक राज्यों का संघ है और राज्यों के जो विघटन है इसका अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 3 संसद को ऐसे कानून बनाने की शक्ति देता है जो जिससे अलग जो क्षेत्र है अलग हो सकते हैं या नए राज्य बन सकते हैं, जो संविधान के लचीलेपन और एकात्म यूनिटरी प्रकृति को क्या करता है, दर्शाता है। ये हमारे कंप्लीट यहाँ पर क्या हो गए, ये आर्टिकल कंप्लीट हो गए 1 से 4। भाग 1 कंप्लीट हमारा हो गया। क्वेश्चन हमने देख लिए यहाँ पर 22 के लगभग क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है जो मैंने उसका क्या किया, थोड़ा सा डिटेल दिया। तो इस बेसिस पे जो हम लोग देखेंगे तो ये एक जो भाग है ये कंप्लीट हो गया। ऐसे हम लोग जब भाग 2 पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल से पढ़ेंगे उसको। उसमें जो अनुच्छेद भाग 2 है और जो उसमें प्रावधान किया हुआ है नागरिकता का, सिटीजन वाला, तो उसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 5 से लेकर 11 तक। फिर जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे जो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मेनली तो वहां तक ही पढ़ते हैं, फिर बाद में आगे पढ़ेंगे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, तत्वें, जो भाग 4 में दिया है वहां पढ़ेंगे 36 से लेके 51 तक। और फिर जो मौलिक कर्तव्य है वो पढ़ेंगे भाग 4 क में, और वो भी जो उसमें आर्टिकल 51 का है उसमें जो 11 मौलिक जो कर्तव्य हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं, और एक बार फिर से देख लीजिए ये सभी एग्जाम जो हैं इनके जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवाती है। देख लीजिए, जो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम आने वाला है, तो उस एग्जाम के लिए अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप यहाँ ले सकते हैं, और कम समय के लिए भी ले सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेलवे का एग्ज़ाम है, बैंकिंग का एग्ज़ाम है, और जेई का एग्ज़ाम है, और एसएससी का जो कांस्टेबल का और एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल हुए हैं एसएससी जीडी वाला, तो आप उसके लिए भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और एक्सेट्रा जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी आप मुझे बात करके अपने सुविधा के अकॉर्डिंग या अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ये जो टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हैं। ये मेरे दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पर्सनली मैसेज कोई ना करें। जो पर्सनली मैसेज है, जैसे मेरी पर्सनल डिटेल है, उसको जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं अपनी मर्यादा में रहूंगा, आप अपनी मर्यादा में रहिए। आपकी जो आवश्यकता है मैं जो फुलफिल कर रहा हूँ, इसलिए दोनों के बीच में कभी कोई मतभेद नहीं हो। और मैं चाहूंगा कि आप इसका लाभ उठाएं और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी बताएं, वीडियो को शेयर करें। और मैं 8% ये तो नहीं कहूँगा कि जो व्यूज़ और जो लाइक है मैं उनके लिए, मैं ये नहीं कहूँगा। आप इनको पढ़ते रहिए, आपको अच्छा लगता है तो आप इसको आगे प्रोत्साहन करिए।
जो स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा पैसा दे पा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं 100 टॉपिक कराऊंगा, उससे 12 क्वेश्चन नहीं जाएगा वहाँ से, मैक्सिमम जो एग्जाम निकलती है वो वहाँ तक। ठीक है फिर, थैंक यू।